हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी। तो आज का जो डिक्टेशन है उसकी स्पीड रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट की। अगर आपको डिक्टेशन का पीडीएफ चाहिए, वैसे तो मैं वीडियो में ही लगा देता हूँ कि टेक्स्ट चलते रहते हैं, फिर भी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इमेज के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिक्टेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, आप सबसे मिलने का यह अवसर पाकर मुझे प्रसन्नता है। मैं यहाँ आए एशिया तथा अन्य महाद्वीपों के अनेक देशों के सभी विख्यात संपादकों, अर्थशास्त्रियों तथा राजनेताओं का स्वागत करती हूँ। यह असेंबली अनेक विषयों पर विचार करती रही है और मुझे आशा है कि आपके विचारों तथा संवेदनाओं से हम लाभान्वित हो सकेंगे। भारत वर्तमान में अपनी स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ उपनिवेशों की समाप्ति का एक युग आरंभ हुआ, जिसके दौरान एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन अंचल के अनेक देशों को राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ चीन का भी पुनर्जन्म हुआ। आप यहाँ जिन समस्याओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं, उनमें से कुछ जैसे भूख और कुपोषण, आर्थिक विकास और शिक्षा की समस्याएं पराधीनता की दीर्घ अवधि के कारण उत्पन्न हुई थीं। औपनिवेशिक शासकों को जिस किसी प्रकार की भी व्यावसायिक, औद्योगिक या बौद्धिक गतिविधि असुविधाजनक प्रतीत होती थी, उसे हतोत्साहित किया जाता था और हमें स्वयं अपनी पारंपरिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत अपने विषयों का हल खोजने की अनुमति नहीं थी। कुछ और भी समस्याएं विद्यमान थीं। कुछ और समस्याएं हैं जो आपके विचारणीय विषयों की सूची में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन जो एक ओर तो हमारे दोनों देशों के संबंध में और दूसरी ओर विश्व की सैनिक तथा आर्थिक महाशक्तियों के संबंधों में परिवर्तनों से उपजती हैं। प्रौद्योगिकी में उन्नति से तीसरे किस्म की समस्याएं पैदा होती हैं, जिनका प्रभाव हमारे समाज पर भी उतना ही पड़ता है जितना विकसित देशों पर। एशिया एक विशालतर और प्राचीनतर महाद्वीप है। भूभाग दृष्टि से नहीं, बल्कि विख्यात और लिखित इतिहास की दृष्टि से यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां असाधारण सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जहां के ऐसे विविध ऐतिहासिक अनुभव हैं जिनकी तह तक पहुंच पाना कठिन होता है। यूरोप में परस्पर आबद्ध करने वाले 3 या 4 तत्व उपस्थित रहे हैं, जैसे यूनानी रोमन परंपरा, मसीही चर्च, औपनिवेशिकता की ओर द्रुत विस्तार तथा औद्योगिक क्रांति। स्वयं मार्क्सवाद इन तत्वों के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा और उसने पाश्चात्य चिंतन तथा दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं को अपने में समेटा।
एशिया में एकीकृत करने वाला कोई ऐसा ही समकक्ष तत्व नहीं था। बौद्ध धर्म और इस्लाम का प्रचार प्रसार यद्यपि बहुत उल्लेखनीय था, लेकिन उनका विस्तार पूरे महाद्वीप में नहीं हो पाया। पश्चिम के आधिपत्य से एशिया के राष्ट्रों को अपनी समान नियति करनी चाहिए थी। आदरणीय महानुभावों, आज यह कहना संभव लग रहा है कि एक समान एशियाई अन्वेषण का उदय हो रहा है। एशियाई लक्ष्यों के अंतर्गत है आर्थिक विकास, पारंपरिक समाजों का आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और पहचान पर विशेष जोर। कुछ सुविदित तथा सुस्पष्ट उदाहरणों को छोड़ पाश्चात्य देश अब औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में एशिया से हट चुके हैं, लेकिन उनकी सैनिक और राजनैतिक उपस्थिति अभी भी हमारे महाद्वीप में बनी हुई है। यह कार्य रिक्तता को भरने के नाम पर या साम्यवाद अथवा किसी अन्य वाद के विरुद्ध जिहाद के नाम पर किया जा रहा है।